हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के एडीएस क्लासेस में। वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा कि कम टाइम में एलपी कैसे बना मैं। तो दोस्त मेरे, एलपी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उसी टाइम में आप जीरो से अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक एक चीज़ की आपकी कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। CBT 1 CBT 2 और आप यहाँ पे देख सकते हो कि CBT 1 में मेरे 68 आउट ऑफ 75 कैसे आए थे, 94 आउट ऑफ 100 कैसे आए थे। तो वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस कम वैकेंसीज़ जो अभी आई हुई है 5696 का जो ये आंकड़ा है, इस वैकेंसी में आपको भैया स्मार्ट वे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चीज़ें समझनी पड़ेगी, तब जाके ही आपका जो है इस बार सिलेक्शन होने वाला है। आपको लगेगा कि यार कोई बंदा अगर बहुत ही इंटेलिजेंट हो तो उसी का सिलेक्शन क्या हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों का जो डाउट है आपका मन में, यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं कि अब अगर आप यहाँ से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो सिलेक्शन कैसे होगा। इसलिए वीडियो मेरे दोस्त पूरा देखना, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब करो, ताकि रेलवे के जॉब्स हो, चाहे मोटिवेशन हो या एग्ज़ाम गाइडलाइन के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो देखो, पहले कुछ कमेंट्स जो मुझे मिले थे, पहले उस पर बात करता हूँ। किसी ने बोला था मेरे को, भैया आप कैसे पढ़ाई करते थे, प्लीज़ हम लोगों को भी बताइए। बिल्कुल भैया, CBT 1 हो, चाहे आपका CBT 2 हो, चाहे साइको का एग्ज़ाम हो, साइको मतलब कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, सेल्फ स्टडी से साइको कैसे निकलता है, ठीक है, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कोई बंदा बोलता है कि भाई एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, टॉपर का होगा या नहीं ये भी अभी फिक्स नहीं है। सेकंड कमेंट है, इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का कुछ नहीं होने वाला। देखो यार, ये सब सारी जो चीज़ होता है ना, जब भी किसी बंदे का सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो अभी फर्स्ट टाइम सिलेक्शन कर रहे हो, कोई सेकंड अटेम्प्ट देने वाला है, ठीक है, और मान लो कोई अगर अभी आपकी जो प्रिपरेशन है आपको लग रहा हो कि नहीं यार मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, और कोई बंदा बहुत 3-4 सालों से सिलेक्शन कर तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता यार। एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन होता है ना, वो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस एक होता है, ठीक है। आप जब डेली बेसिस पे घर पे अपना जब तैयारी करते हो, जब सिलेबस को कंप्लीट करते हो, उसके बाद जो आप लोगों के अंदर में एक हौसला जो आती है, एक कॉन्फिडेंस जो आता है, उससे सिलेक्शन डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 4 साल 5 साल से अगर तैयारी कर रहा है तो उसी का सिलेक्शन होगा, नहीं, ये सोचना गलत है। और ये जो बोल रही है फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का ही होगा, ये सोचना बिल्कुल ही गलत है, ये आपको नहीं सोचना चाहिए। और ये कैसे होगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। और किसी ने और एक बोला था, हेलो ब्रो प्लीज़ मेक वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर ऑन स्मार्ट वे। ठीक है, तो तुम लोग स्मार्ट वे में ही समझने हैं कि भाई हमें सिलेक्शन कैसे मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा नॉलेज रहने से भी है भाई सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। एक मैंने वीडियो भी बनाया था, ये भाई साहब अभी रेलवे में जेई है, ठीक है। इनका जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो मैंने पूछा, भाई क्या आपको लगता था कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी मीडियम से थे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इनके भी अपनी फाइनेंशियल वगैरह भी उस तरीके से चीज़ें उतनी अपने हाथों में नहीं थी, तो इनको करना था भाई कि मैं उससे दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता था भाई। मैं 6 से 8 घंटे अपनी ईमानदारी के साथ जो है मेरी सिलेबस जो भी रहती थी, मैं क्वेश्चन इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। फिर अपना टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो हो गया, उन सबको जब मैं करता था तो मेरे को एक अलग से कॉन्फिडेंस निकल के आता था, मैं खुश हो जाता था। और धीरे धीरे मेरे का सिलेक्शन भी हो गया। तो कभी सिलेक्शन से पहले आपको भी नहीं पता रहता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो लेकिन आप जब काम करने लगते हो ना, तो उसी से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये मत सोचना कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का ही सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, या फिर 3-4 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो एग्ज़ाम हॉल में वो जो आपका टाइम रहता है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, उसको अच्छे से कौन मैनेज कर रहा है। और इस अच्छे से मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मतलब तैयारी जो है हमारे स्मार्ट वे में करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, आपको पता ही होगा कि एनुअल कैलेंडर जो है रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसमें अभी जनवरी फरवरी के बीच में आपका जो है एलपी की जो अभी चल रही है फॉर्म एप्लीकेशन लोग अप्लाई कर रहे हैं। और टेक्नीशियन की 9000 आप लोगों सभी को पता होगा कि यहाँ पे अप्रॉक्स वैकेंसीज आई है, ये अप्रैल जून में रहेगी। बाकी आपका जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, एनटीपीसी का जो भी कैटेगरी है जुलाई से सितंबर में ये, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका लेवल 1 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की है। ये एनुअल कैलेंडर जारी कर गया, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रेलवे ने भाई एग्ज़ाम का कैलेंडर भी जारी किया है। उसके बाद बात करें कि एएलपी की बात करें तो इसमें पूरा है, देखो अब यहाँ से टाइम आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में कितना टाइम है। अब देखो, इन्होंने बोल दिया कि CBT 1 जो होने वाला जून से अगस्त मतलब भाई 6 से 8, मतलब अभी चल रहा है ये 2,
ये 6, ये मतलब आपके पास हाथों में 4 मंथ तो है ही भैया। इसी 4 मंथ में जो है आप जब CBT 1, ठीक है, की तैयारी भी करना प्लस CBT 2 की भी साथ में करना, क्योंकि देखो CBT 2 सितंबर में रहेगा, मतलब भैया अगस्त के बाद सितंबर ओनली 1 मंथ मिलने वाला है। तो कुछ पोर्शन जो है आपको CBT 1 के साथ CBT 2 को लेकर भी चलना है। और CBT 3 जिसको हम साइको बोलते हैं, ये नवंबर में होने वाला, मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर, ये 1 मंथ आपको मिल जाएगा। और जब आपका CBT 2 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आपको जब कॉन्फिडेंस लगे कि जी नहीं अब मेरा हो जाएगा, तब भी अगर आप साइको की प्रिपरेशन अगर 1 मंथ करोगे तो मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का जो शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद भैया फिर विल बी रिलीज इन नवंबर 2024 में, ये भी बता दिया कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकलने वाला है, और या तो दिसंबर 2024 में। और फाइनल फिर एक नया एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा ALP का, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि हमें पता है, शुरुआत से हम लोग एकदम समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको 0 से में सिलेक्शन तक लेके जाना है ना। तो हमें पता है कि फर्स्ट स्टेज CBT 1 होना, सेकंड स्टेज CBT 2 होगा, साइको होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। अब यहाँ पर जो है मैं अपनी जो है एग्जांपल लेके यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हाँ, नो डाउट जब मैं पिछली बार वैकेंसी मैंने भरा था उस टाइम जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा थी, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो है मैंने किस तरह से तैयारी कर रहा था और कितने नंबर मेरे आ रहे थे, ठीक है, और कितनी कटअप जा रही थी मेरे बोर्ड से, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि एक आपको ओवरव्यू लगेगा कि हाँ भाई आपका जो है टारगेट स्कोर क्या होगा, ताकि आप जो है एक तरह से सेफ रहो। तो देखो मैंने एक RRB रांची बोर्ड से देखो फॉर्म भरा था। और RRB रांची बोर्ड से जब मैंने, जैसे अभी बोर्ड सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है कि हम लोग नंबर ऑफ़ सीट को देख के फॉर्म भरें, या मान लो कि घर के सामने कोई बोर्ड है तो उस पर फॉर्म भर दें, या फिर जो है कोई सेफ़ जोन मान लो है उस पर फॉर्म भरा है। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम हम लोग के साथ नहीं है, ठीक है। मैंने RRB रांची इसलिए फॉर्म भरा था क्योंकि मैं भाई मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो बोर्ड यहाँ पे आती थी। तो यहाँ पे देखो असिस्टेंट लोको पायलट की आपको इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपको डिपार्टमेंट दिख रहा है, और इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल में सारे लोग ही जिसका भी डिप्लोमा हो या BTEC हो सभी लोग एलिजिबल होते हैं। तो इसमें 2 जोन आती है, साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसमें जनरल की देखो कितने 222 और 631 ये सीटें के लिए मैं एलिजिबल था, ठीक है। और बाकी टोटल यहाँ पे 1249 1249 प्लस 448 करके इतने नंबर ऑफ सीटें वहाँ पे उस टाइम पे थी, लगभग 1700 के आसपास में एक बोर्ड में उस टाइम सीट थी, ठीक है। और अभी का अगर देखा जाओगे, सिनोरिया अगर देखना चाहोगे तो आपका बिलासपुर वगैरह बोर्ड वगैरह हो गया, उसी में जो है बहुत ज़्यादा सीटें आई है, ठीक है। मुंबई बोर्ड हो गया। तो अब मैंने फॉर्म तो भर दिया। अब पहला भाई स्टेज काम आपको करना है, ठीक है। घर पे बैठ के, रूम पे बैठ के पढ़ाई अगर कर रहे हो तो पहला आपका स्टेज का काम है कि ये जो सिलेबस दिया हुआ आपको पता है कि जो CBT 1 होने वाला है ये 75 मिनट का होगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 1/3 इसमें नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। और कितना टाइम का होने वाला, 1 घंटा में। और उसकी सिलेबस आपको अपने हाथ से भैया लिखना है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। नहीं अगर लिखना चाहते हो तो इसको प्रिंट आउट करवा लो, चाहे CBT 1 CBT 2 इन सभी का, और प्लस आपका जो ट्रेड पेपर है उसका सिलेबस जो है इसको प्रिंट करवा के मेरे दोस्त अपने पास रखो। अब मैं अब तैयारी कर रहा हूँ, खुद की बात बता रहा हूँ। और मैं जब तैयारी कर रहा हूँ भाई, मेरी बात बता रहा हूँ, मैं BTEC हूँ, ठीक है। अब आप BE किया हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब बोलोगे यार BTEC वाला बंदा है तो इसका तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। हर एक एग्ज़ाम का एक अपना जो है ना कि एक रूफ होता है, अगर आप उस रूफ को तैयार नहीं करोगे तो आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जब भाई मेरा BE कर रहा था तो मैं एक गेट पे फोकस था। आप सोचो सर आपने गेट में क्या उखाड़ लिया, भैया भाई गेट भी 4 बार निकले थे, 64 अप्रोक्स नंबर भी आए थे। बट एक लक होता है यार कि लक कहाँ लेके जाती है। उसमें मैं IIT वगैरह से अगर MTech करने की अपॉर्चुनिटी थी, बट भाई नहीं किया, क्योंकि मिडियम क्लास फैमिली से हो तो भाई जॉब बहुत ही आपके लिए मायने रख जाती है, ठीक है। सिचुएशन उस टाइम आपका होता नहीं है फैमिली का, तो चलो वो सब बात ही अलग है, ठीक है। तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ITI वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, BTEC वालों को, ऐसा नहीं है भैया। मेरे बैच में कितने जो बंदे ITI के लड़के थे, कितने BTEC के लड़के थे, ऐसा नहीं है। बट आपको स्ट्रेटेजी उस तरीके से बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला कि आप पहले आप क्या करो, प्रिंट आउट करवा लो। अब देखो कि भाई ये टॉपिक में आपको कौन सा चीज़ें सबसे अच्छा आता है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM। अब हिंदी इंग्लिश से जो भी आप तैयारी करते हो वो आपका मीडियम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो, प्रोपोर्शन, तो जो भी आपको आता है ना उसको भाई उसको क्या करना, हाईलाइट कर देना। हाँ भाई ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। और नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप सभी लोगों के पास आजकल तो एक हैंड बुक, मतलब कोई भी बुक आपके पास तो
एप्टीट्यूड हो चाहे मैथमेटिक्स जो बोलते हैं हम लोग, उसका तो आपके पास होगा ही। तो उसका जो थ्योरी पोर्शन है ना, उसका थ्योरी पोर्शन जो है आपको अपने एक नोटबुक में उतारना है और उसके कुछ ही क्वेश्चन जो है आपको लगाने हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छा ठीक है हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो भैया लॉस कैसे क्या मतलब होता है, ठीक है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, उसका कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे ताकि ये सब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। और सीधे मेरे दोस्त, मैं फिर बोलता हूँ मैं टेक्स्ट बुक का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता था इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कम दाम में सारे टेस्ट सीरीज मेरे को मिल जाती थी। तो वहाँ पे जाके फिर मैं क्या करता था कि ठीक है यार, जो देखना एएलपी के पहले में बहुत सारे एग्जाम हुए होंगे, तो पहले आप एएलपी वाला ही टारगेट रखना जो सीबीटी 1 वाला है, कि उसके टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है, जिस टॉपिक को आपने खत्म किया है, सपोज मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस मैंने खत्म किया है, तो उसके जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है या उसका जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, मैं उसका टेस्ट लगा लूँगा। और टेस्ट लगाने के बाद अगर मेरे अच्छे लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर है, तो उसको भाई एक ही दिन में मैं क्या कर लूँगा, उसको हाईलाइट कर लूँगा। और एक ही दिन में हमको मैथ्स भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़ना है, मतलब दोनों में से एक एक टॉपिक मेरे को डेली उठाना है, ये फिक्स है, ठीक है। और जिन लोगों का भाई लगे कि हाँ सारा दोनों ही टॉपिक पूरा कंप्लीट है, वो कंप्लीट सीबीटी 1 का जो है टेस्ट लगा सकते हैं। उनको पता है कि भाई मेरा तो सारा चीज़ क्लियर है, तो आप जब दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 75 नंबर में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से भाई मैं भी करता था कि टॉपिक वाइज चीज़, अब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ भाई, मैं भी स्टूडेंट था, हूँ और आगे भी रहूँगा, ठीक है, कि वाकई में यार मेरे ये दो चीज़ बहुत कमज़ोर थी बी होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं गेट की तैयारी करता था भाई, गेट में आते थे आपके एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, लेकिन मेरे इतनी कमज़ोर ये वाली चीज़ थी कि मैं देखता नहीं था। बट जब मैंने फॉर्म भरा था एलपी वगैरह, एलपी का फॉर्म भरा था, तो उस टाइम में अब क्या करूँ, इसके अलग से तो कहीं कोचिंग कर नहीं सकता था भाई, गेट की तैयारी कर रहे हो तो भाई कोई मेरे को उस तरह से ग्रुप भी नहीं मिल पा रहा था। मैं क्या करता था, वही जो हैंडबुक थी भाई उस बुक को पढ़ता था, थ्योरी वाला पोर्शन पूरा अच्छे से पढ़ता था, फिर उसके बाद जाके क्वेश्चन लगाता था, फिर डायरेक्ट मैं टेस्ट सीरीज पे कूदता था। टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडल का जो एक आपका एक मतलब बोलते हैं ना उसका चीज़ें करने आपको सिखाता है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ तो आपको देना ही है, इस चीज़ से आपको एकदम नहीं बचना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसको टॉपिक वाइज इस तरह से आप दो अगर आपका बेसिक कमज़ोर है ना, तो 2+2 आवर दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम मेरे दोस्त लाइव सेलेक्शन मतलब बनाना चाह रहे हो ना, थोड़ा बहुत यार मोबाइल से तो डिस्टेंस बनाना बनता है, सोशल मीडिया वगैरह से लोगों से थोड़ा कट जाओ यार, ठीक है। दो लोगों से बात अभी नहीं कर लोगे तो क्या हो जाएगी, अगर अभी बात करना छोड़ दोगे तो फिर आपको फ्यूचर में आपसे सब बात करने के लिए आतुर रहेंगे, लेकिन अगर आप अभी सबको अपना टाइम दोगे तो फ्यूचर में भी आपको टाइम नहीं देने वाला है। इन सब चीज़ों को सोचो और उस तरीके से प्रिपरेशन करो, बंद करने में बस अपना चिल होके। अब डेली बेसिस पे जब आपको एक एक टॉपिक मान लो जिसका पूरा हो गया, वो जब पूरा टेस्ट लगाएगा तो आप में एक अलग से कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर देखो अच्छा कहाँ नहीं बन रहा है, जिनके सीबीटी में मान लो 35 नंबर किसी का आ रहा है, पहले मान लो 40 आ रहा है, अगर जो पूरा सेट लगाता है तो वो डिसाइड करेगा अच्छा मेरे कहाँ नंबर कम बन रहे हैं, तो वो फिर उस तरीके से तैयारी करेगा। मान लो 2+2 इसमें 4 घंटा दे दिया। प्लस जनरल साइंस अगर मैं बात करूँ तो मैं अरिहंत से तैयारी करता था, ठीक है। अरिहंत की जो बुक आती है उससे पूरा फिजिक्स हो चाहे पूरा केमिस्ट्री हो और लाइफ साइंस जो है ना 10th स्टैंडर्ड बोला गया है, तो मैं वहाँ से कर लेता था। प्लस मैं क्या करता था, जो यूट्यूब था, यूट्यूब से क्या करता था मैं, जो आप देखते हो ना कि बहुत अच्छे से जो यूट्यूब में चैनल होते हैं, आप भी जिनको फॉलो करते हैं बहुत सारे ऐसे, कि भाई 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज किसी के मतलब पर्टिकुलर रहता है कि इस टॉपिक के फिजिक्स का 100 अच्छे क्वेश्चन, या तो आपका केमिस्ट्री के वो सारा क्वेश्चन जो है ना डेली बेसिस पे देखने का आदत डालो। उससे क्या होगा ना कि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो माइंड में सारा टॉपिक हमारा धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। तो इस तरीके से जनरल साइंस का भी एक अलग से 1 से 1.5 घंटा का आप यहाँ पर दे कर रख दो। प्लस बात करेंगे कि आप जनरल अवेयरनेस, ये तो करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, पर्सनालिटीज़ है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंट। तो आपको इसमें क्या करना है भाई, हमें यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो बंदे कर रहे हैं तो उनको तो डिटेल में कर ही रहे होंगे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स में एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, हाँ ग्रुप डी का भी, ठीक है, क्या कि क्वेश्चन में भैया ये सब चीज़ें चेंज नहीं होते। इन सभी का पीवाईक्यू, चाहे जनरल साइंस हो चाहे जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर्स तो भाई हमें सबको करंट वाला ही करना पड़ेगा। आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे उसको फॉलो करो। अब इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं, अवार्ड हो गया, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गया, गेम्स हो गए, कोई इवेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको नोट्स बना कर डेली बेसिस पे उसको कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते चले जाना है। और डेली बेसिस पे अभी मैं बता रहा हूँ 6 to 8 आवर दो यार, इससे ज़्यादा भी है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अभी अपनी लाइफ बनानी है मेरे दोस्त, ठीक है। बना लो यार, अभी लाइफ नहीं बनाओगे भाई मैं बता रहा हूँ फिर कोई नहीं इज्जत करता भाई। घरों में भी आपको लगेगा कि मतलब एक तरह से भेदभाव
का जो है ना एक वो वाला फील आ जाएगा। और अभी अगर लाइफ नहीं बनाओगे तो अभी आपका पूरा फ्यूचर जो है ना, आपके आने वाली जनरेशन जो है वो आपके हाथों में है। आप डिपेंड करता है आप इसको भाई कहाँ लेके चलते चाहते हो। तो मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इसको इस तरीके से करो भाई, मेरे को कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। उसके बाद भाई CBT 2 का देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि CBT 1 जैसे उन्होंने जून और अगस्त का टाइम दिया है, और CBT 2 तुरंत सितंबर, मतलब एक ही महीने का दोनों के बीच में गैप है। इसीलिए आपको पता है कि मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये दोनों पोर्शन तो कॉमन है दोस्तों। तो इसको दोनों के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है कि अगर आप CBT 1 में इसका तैयारी कर रहे हो तो ये भी तैयारी हो रहा है, ठीक है। और आपका टॉपिक्स भी मिला लेना है कि कोई जगह डिफरेंस है क्या। उसका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मेन वाला पोर्शन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से तैयारी करना, मार्केट में बहुत सारे जो है ना बुक्स भी आते हैं, ठीक है। बुक्स आते हैं जिसमें आपका ED वाला पोर्शन हो गया, मान लो ड्राइंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका यूनिट्स हो गया, फिजिक्स में मेजरमेंट हो गया, मास वेट डेंसिटी, तो आप फिजिक्स में तैयारी करोगे ही। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका जनरल स्टडीज़ नहीं है, ठीक है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये सब तो तैयारी आपको CBT 1 में ही हो जाना है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, लीवर एंड सिंपल मशीन्स आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट एजुकेशन, ये अलग करना पड़ेगा। IT लिटरेसी अलग करना पड़ेगा। तो जो चीज़ आपके पहले हो रहे हैं ना कंप्लीट, उसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद उसको भी टिक लगा दो। आपको लगता है कि हाँ CBT 1 का सिलेबस के साथ जो इसका मैच कर रहा है, और वो चीज़ अगर आप जनरल साइंस में कंप्लीट कर ली हो, देन उसको भी आपको क्या करना, उसको भी टिक मार्क कर देना है। और इस तरीके से आपको भाई स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हमें पता है कि पार्ट A पार्ट B रहेगा CBT 2 में। पहले पार्ट A खुलता है, वो भी आपका 1.5 घंटे के लिए, जो 100 क्वेश्चन रहता है। पार्ट 1 जब आप सबमिट करोगे तभी पार्ट B जो आपका ट्रेड पेपर, जो आपका 1 घंटे में 75 क्वेश्चन रहेंगे, वो खुलने वाला है। उसके बाद ही जो है आपका, जब ट्रेड पेपर में जो मिनिमम उनका नंबर है वो जब आप लाते हो, तभी आपको क्या माना जाता है, 35% जो नंबर आता है पार्ट B में, ये किसी भी ब्रांच के लिए कंपलसरी है। ये क्वालिफाई करोगे तभी आपका ये जो CBT पार्ट 1 में जो नंबर है CBT 2 का, ये आपका आगे मेरिट के लिए इवोल्यूशन किया जाएगा। और ये 35% जो होता है नॉर्मलाइज मार्क्स होता है। मान लो कि आपने आउट ऑफ 75, मान लो आपके 23 नंबर आ रहा है, फिर ये नॉर्मलाइज होकर भाई 27 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, या 25 आ रहा है, 25 से 30 हो गया, घट भी सकते हैं 1-2 नंबर, डिपेंड करता है आपका सेट का, ट्रेड का पेपर का लेवल के साथ है। तो इस तरीके से जो है आप CBT 1 और CBT 2 के जो पेपर जो रहते हैं इनका आप कर सकते हो। अब बाकी बात करें ट्रेड पेपर का, तो भाई मैकेनिकल वालों के लिए तो भाई मैं ट्रेड के लिए डिसाइड करके बताया था कि आप फीटर या डीजल मैकेनिक, जो सबसे ज़्यादा अभी मुझे लग रहा है कि लोगों को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ये आ रही है रिस्पॉन्स की, ये लेना चाहिए। तो अगर आप हीट इंजन और RAC भी लिए हो तो कोई बात नहीं है, और अगर कोई अदर चीज़ भी लिए हो तो कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि आपने लिया तो आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। प्लस कोई भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो या ऑटोमोबाइल वाले हो, सबको मैंने बताया था कि भाई आपकी जो है DGT वाला जो रहता है, वहाँ पे आपको जाके इस वाले वीडियो को जाके देखना मेरे दोस्त, कि ALP का ट्रेड पेपर फॉर ऑल के लिए सिलेबस, स्टडी मटेरियल, वहाँ पे MCQ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है। और इस वीडियो का जो लिंक है, मैं ALP ट्रेड पेपर फॉर ऑल करके जो है, इस जब मोर वाला बटन होता है, ठीक है, वहाँ पर मैं सारा चीज़ दे दूँगा। आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख लेना, ताकि आपका ट्रेड पेपर को किस तरीके से कम्प्लीट करना है, ठीक है। अब आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट पे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने CBT 2 के बाद ही किया था, और सेल्फ स्टडी से किया था। सर हुआ कैसे भाई, टेक्स्ट बुक और भी बहुत सारे अलग अलग टेस्ट सीरीज़ में लगा के, उसमें जो जैसे कि इसमें 5, इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। इसमें मैंने बताया था कि किस तरह के, मतलब तो यहाँ पे एक बंदे का 82 नंबर जो है पार्ट A में आया था, लेकिन वो बंदा जो है ओनली उसका साइको एग्ज़ाम में जो है, मतलब जो CBT 2 में मेंस में तो उसका 82 मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स थे, बट साइको में एक पार्ट में फेल हो गया, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा था भाई, वो क्वालिफाई हो गया था। ये 5 पार्ट, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें सारा चीज़ मैं साइको के बारे में डिस्कस किया हूँ कि 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं। मेमोरी टेस्ट हो गया, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट हो गया, बहुत ईजी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एक ही साथ एक ही टाइम में एग्जाम होता है। इसको भी प्रैक्टिस आप 1 घंटा करोगे तो मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि आपका जब CBT 1 और CBT 2 जब निकल जाता है ना भाई, तो अलग ही कॉन्फिडेंस आपके हाथों में रहता है। उस टाइम जॉब लेने का जब ललक रहती है कि आपको लगता है कि अब तो मेरा जॉब हाथों में है, तो भाई उस टाइम आप आराम से जो है CBT 3 साइको का भी 1 मंथ में प्रिपरेशन कर लेते हो, इसलिए उसका उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो है साइको वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से जो है RDSO ने बताया हुआ है कि भाई कैसे एग्ज़ाम लेना है, नहीं लेना है, तो इसको एक बार जाकर देख लेना। अब बात करते हैं सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, आप जो सोच रहे होंगे, ठीक है, कि सर आपका 68 नंबर कैसे आ गया, ठीक है भाई, ये मेरी नाम है, देख लो, ये मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह, रांची बोर्ड से मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है। अब 68 कैसे बनते हैं, ये आप लोग के केस में भी वैलिड होगा। देखो मेरे रो मार्क्स आउट ऑफ 75 कितना 45 अप्रोक्स मेरे रो नंबर है। ये इन्होंने कैलकुलेट, इनका नॉर्मलाइज का कुछ फॉर्मूला होता है, प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100, इसको इन्होंने 59.5 बनाया।
उसके बाद फिर इसको नॉर्मलाइज मार्क्स करके 68.39 बना दिया। तो ये आप लोग के भी साथ होगा। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 50 प्लस नंबर का टारगेट रखते हो या 55 प्लस का टारगेट रखते हो तो एक तरह से आपको लगता होगा कि आप सेफ जोन में पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा भी लाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको धीरे धीरे टारगेट रखना। पहले 30 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 35 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 40 आ रहा है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। अब मैं इतना नंबर तो मैंने ले आया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे लिए CBT 2 में उस टाइम कटअप कितनी गई थी। ये देखो, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। देखो आप देख सकते हो उस टाइम जो है भाई असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में मात्र 46.11 मेरी कटअप गई हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपका भी इतना कटअप जाएगा, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इतना नंबर लाने के बाद देखो कटअप कितना कम गया हुआ है। तो आप जब अगर उतना टारगेट रख लोगे 50 से 55 मान लो, ठीक है, पहले ये टारगेट रखो। पहले तो भाई आपका जो नंबर आ रहा है धीरे धीरे बढ़ो आप, ठीक है। और इससे भी अगर जब प्लस चले जाते हो तो फिर आप भाई आपको कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ये आप लिख के ले लो। तो इस तरीके से भाई ये 68.35 शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड CBT। यस, एग्जाम का ट्रेड मेरा क्या था, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब यहाँ पे देखो ECR ACR ये सब क्या मेरा प्रेफरेंस था, क्योंकि उस टाइम टेक्नीशियन में जो होता है +2 वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो, जैसे मैं BTech किया था तो भाई मैं +2 भी डेफिनेटली किया हूँ, तो उसमें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला ही एक ऐसा 2 डिपार्टमेंट होता है जहाँ +2 का कैंडिडेट एलिजिबल होता है। अदरवाइज सभी के लिए जो ITI का जो है मिनिमम आपको टेक्नीशियन के लिए चाहिए ही चाहिए। अब भाई अब मेरे यहाँ पे 93.8 कैसे बन गई, ये भी देखो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आशीष कुमार सिंह रांची बोर्ड, अब यहाँ पे 88 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था, उसमें से 79 मेरे करेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से मेरे यहाँ पे टोटल जो नंबर बन रहे थे 76 बन रहे थे, ठीक है, रो मार्क्स। उस 76 को आप यहाँ पे देखोगे तो 76.7 प्रो रेटेड इन्होंने बताया। फिर जब इसको नॉर्मलाइज किया तब ये 93.83 के आसपास पहुँच गया था। तो इस तरीके से ये नंबर जो है कैलकुलेट होता है। तो मतलब जो है CBT 2 की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका 80 प्लस का टारगेट अगर चल रहा है, ठीक है, ये बहुत हो गया यार। ये देखो हर एक कैटेगरी वाइज ये वेरी करेगा, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो जब मैंने ये CBT 1 के लिए पीछे वाली जो मैंने स्लाइड है यहाँ पे आप देख सकते हो उस टाइम जो अदर कैटेगरीज के जो कटअप की अगर बात करो, देखो यहाँ पे SC और ST कैंडिडेट के लिए जो कटअप गई थी बहुत कितनी कम गई थी। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई आपको कितना टारगेट करना चाहिए। OBC के देखो किस तरह से कितना कम गया हुआ था, तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको कितना टारगेट रखना चाहिए था। देखो यहाँ पे जब हम लोग CBT 2 में मान लो इतना नंबर तो आ गया, लेकिन मान लो कटअप कितना गया, ओनली इतना ही गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई OBC कैंडिडेट के लिए 48 गया हुआ था और SC ST कैंडिडेट के लिए कटअप गया हुआ था। तो फिर आपको एक आइडिया लग गया होगा, जो मैं अभी 80 प्लस मतलब बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, आपको भाई आराम से 55 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ो। 70 से 80 के बीच में भी अगर नंबर आपके आ जाएंगे बहुत है नंबर, समझ रहे हो ना। तो एक आपको मैं मोटा मोटी एक आइडिया बता रहा हूँ भाई, मैं यहाँ इतना ही नंबर ला के क्या कर लिया, कुछ नहीं कर लिया मैं, ठीक है। अगर मेरे इससे कम भी नंबर है तो फिर भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर कैसे आते हैं, मैंने आपको जिस तरीके से तरीका बताया प्रिपरेशन करने का वो उस तरीके से करो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टार्टिंग में 40 नंबर भी अगर आपको आउट ऑफ 100 आ रहे हैं ना, डोंट वरी, मेरे भी आते थे, ठीक है, नहीं चिंता करना है। आपको देखना कि भाई कम कहाँ नंबर आ रहे हैं मेरे, कौन सा मैथ्स का पोर्शन नहीं बन रहा है, कौन सा रीजनिंग का पोर्शन नहीं बन रहा है, कौन सा मेरा साइंस का क्वेश्चन गलती हो जा रहा है, कौन सा मेरा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन गलती हो जा रहा है, उसको देखना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। 50 से 60 का टारगेट रखो पहले, फिर 60 से 65 का, इस तरह से धीरे धीरे आपका टारगेट रखो, ठीक है। और इस तरीके से करके को आगे बढ़ना है। और फाइनली जो कोई एप्टीट्यूड टेस्ट में मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5 अलग अलग सेक्शन होते हैं, और हर एक सेक्शन में जो आपको रहता है मिनिमम नंबर लाना इसमें कंपलसरी होता है, आपको लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद भाई ये चीज़ में आप आराम से जो है CBT 2 के बाद भी 1 महीने में तैयारी कर सकते हो सेल्फ स्टडी के साथ। मैं भी बहुत ज़्यादा गाइडलाइन वीडियोज़ वगैरह सब कुछ बनाऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि यार मेरे साथ क्या है ना, मेरे को जनवरी में ही ये JEE की ट्रेनिंग मेरी जनवरी में पूरी कंप्लीट हो गई थी, और जनवरी मेरे को यहाँ से छोड़ देना चाहिए था, और पोस्टिंग भी मेरी होने वाली थी। लेकिन अब हमारी एक फाइनल जो इंटरव्यू होती है और इंटरव्यू जो है जो हमारे जोन में यहाँ पर जो है एक सामने वर्कशॉप है समस्तीपुर में, वहाँ पर CWM लेते हैं, चीफ वर्कशॉप मैनेजर। अब वो सर हमारे अभी रह ही नहीं रहे, उनको भाई कुछ ना, समस्तीपुर से कोई गाड़ी खुलने वाली है 12 तारीख को, न्यू एक नया रेक आस्था करके, ठीक है। तो उसके चक्कर में उनका दौड़ा दौड़ी, मतलब पता नहीं क्या चक्कर है, उसके लिए ये चीज़ हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अभी हमारी लेट कर दी गई इतना, नहीं तो भाई मैं तो आपको JEE वाले कैंडिडेट इतने सारे बोल रहे हैं, मैं आपको वीडियोज़ वगैरह क्लासेस का स्टार्ट कर देता। और क्या कर सकते हो, कुछ दिन के लिए मुझे लगता है कि अभी और रोक के रखे हैं, नेक्स्ट वीक, अभी जैसे कि आज हो गया आपका फ्राइडे, ठीक है, 9 तारीख है, तो इन्होंने बोला कि चलो 12 या 13 तारीख तक आप लोग को छोड़ देंगे। तो देखते हैं कब तक छोड़ते हैं। इस तरीके से आप साइको वगैरह में भी जब क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका सपना हो जाता है पूरा। ये देखो भाई बन गया अपन असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। अब हर जॉब की चैलेंजेस होती है, कुछ लोग भैया आपको इस जॉब के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे,
जब जाओगे डेफिनेटली नो डाउट आप भी जब जॉब करोगे तो भाई चीज़ें आपको भी लगेगी, कुछ चीज़ें नेचर से खिलाफ, जैसे हम नाइट ड्यूटी, वो तो सब कुछ सही है, लेकिन अभी मिनिमम क्या चीज़ है कि हमें जॉब चाहिए भैया। जब जॉब नहीं मिली है तो भाई हमें तो कोई भी जॉब चाहिए एनी हाउ, पेमेंट तो अच्छा खासा इसमें होता ही है, तभी आप जॉब के पीछे चल रहे हो, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली आपको अभी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पहले आदमी का वो तो पूरा हो जाए भैया। उसके बाद आपको अगर लगे कुछ नहीं मेरे को और कुछ अचीव करना, तो उसके बाद आगे आप धीरे धीरे बढ़ते रहना। तो ये WG12 था, ये WG9 थी, बहुत सारी यादें मेरी भैया ALP से जुड़ी हुई है, समझे। और अगर आपको भाई ALP जॉब के बारे में पूरा जानना है, कैसे किस तरीके से ड्यूटी का कॉल आता है, किस तरीके से जो आपको रेस्ट करने का रनिंग रूम में फैसिलिटीज़ मिलती है, ड्यूटी जब गाड़ी चलती है तब क्या क्या ड्यूटी होती है, मैं पूरे अच्छे से एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। आप इसका भी लिंक जो है उसे डिस्क्रिप्शन में या तो मोर वाला बटन जहाँ पर लिखा हुआ है उस पर जाकर क्लिक करना, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ जो आज मैंने अभी बताया मेरे दोस्त की लग जाओ यार। अभी अगर आप अपने पे नहीं ध्यान दोगे तो आप पर भी कोई ध्यान नहीं देने वाला कि किस तरीके से जो है आपको CBT1 CBT2 आपका ट्रेड पेपर और आपका साइको किस तरीके से करना है, मेरे किस तरीके से नंबर आए, कैसे नॉर्मलाइज होकर बढ़ा, तो ये सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताया हूँ। और फाइनली भाई मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। कोई भी आप लोगों का सजेशन या आप लोगों का डाउट कुछ भी मन में हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं बहुत लोगों का कमेंट रिप्लाई भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। और भाई जिनकी नहीं कर पाता हूँ उन लोगों के लिए सॉरी। जब भी मैं उनका भी कमेंट पढ़ूंगा ज़रूर आप लोगों को भी रिप्लाई करूँगा। और आप लोगों ने कैसी अभी तैयारी चल रही है ज़रूर बताना यार। ये ATS क्लासेस एक तरह से हमारी फैमिली मेम्बर्स हो यार। आप लोग 16K भी हो तो इसके लिए भी मतलब सारे फैमिली मेम्बर मेरे जैसे एक जैसे है, ठीक है। 16,000 जितने भी फैमिली है, तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी फैमिली और बढ़े, उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों का जो है इस लाइफ की जो जर्नी अभी चल रही है उसमें मैं आपके साथ बना हुआ रहूँगा, उसके लिए आपको टेंशन अभी नहीं लेना है, ठीक है। और आपके अपनी प्रिपरेशन जिस तरीके से बताया उस तरीके से करो, क्योंकि देखो लाइफ ऐसी चीज़ है यार कि अगर अभी हम लोग लाइफ को नहीं सुधारेंगे अपनी हाथों से तो भाई फिर आने वाले फ्यूचर जैसे मान लो फिर एक होता है ना कि हम लोग का समाज में जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, शादी विवाह से लेके हर एक चीज़ मैटर कर जाती है समाज में भाई। आपको एक रेस्पेक्ट वगैरह तरीके से उस तरह से नहीं देखा जाता अगर आप कुछ जॉब वगैरह नहीं करते हो। तो आपके पास जब टाइम है तो इस चीज़ को क्यों ना भी सीरियस हो कि इसमें लगे रहो। थोड़ा सोशल मीडिया हो चाहे थोड़ा रिलेटिव वगैरह हो चाहे दोस्त वगैरह से दूरी बना कर रख के, जो ऐसे दोस्त जो आपके अभी हेल्प कर रहे हैं इस ALP एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम निकालने में, उनके साथ ये भी आप कनेक्ट रहो ज़्यादातर, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आई लगता मुझे कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन हो गया, तो उस तरीके से बनाओ शेड्यूल और अपना लग जाओ। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।